नमस्ते भैयाओं। आज अपन केंद्र सरकार का अर्थ, परिभाषा, सरकार के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के अनुसार अपन व्यवस्थापिका को विस्तार से समझते हैं। व्यवस्थापिका क्या है, उसका संगठन कैसा होता है, उसके कौन कौन पदाधिकारी होते हैं और व्यवस्थापिका के जो दो मुख्य भाग है उनका अपन इसके अंदर वर्णन करेंगे। तो चलिए पहले करते हैं सरकार का अर्थ क्या है। सरकार का अर्थ का तात्पर्य राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं कार्यान्वित किया जाता है। हम कह सकते हैं कि सरकार ही राज्य रूपी भावात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो राज्य निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है तथा उनका उचित रूप से पालन न करने वालों को दंडित कर उन्हें उचित रास्ते पर लाती है। परिभाषा गार्डनर ने एक परिभाषा दी है। उसने कहा है, गार्डनर ने, सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियों निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित रूप किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है, ऐसा गार्डनर ने कहा है। अब आगे आता है, सरकार को मुख्य रूप से 3 अंग है। पहला है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अपन इसमें इस वीडियो के माध्यम से व्यवस्थापिका का विस्तार से वर्णन करते हैं। व्यवस्थापिका सरकार के 3 अंगों में प्रथम व्यवस्थापिका प्रथम अंग है। भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन भी 2 स्तरों पर हुआ है। एक पहला है संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका। संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद का नाम दिया गया है। आपसे परीक्षा में पूछ ले कि संघीय व्यवस्थापिका का दूसरा नाम क्या है, तो अपन कहेंगे संसद यानी पार्लियामेंट। संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा होंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम संसद है। अब अपन संसद की रचना या संगठन कैसा होता है। संसद की रचना में किन किन बातों का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। जब प्रश्न लिखे आप तब संसद
के समस्त बिंदुओं को एक एक करके विस्तार से लिखने का प्रयास करें। तो मैं उनको आपको विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लोकसभा की रचना या संगठन। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, अर्थात ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इसलिए इसको अस्थायी सदन भी कहा गया है। अब इसकी रचना में पहला है सदस्य कितने होंगे, तो सदस्यों की संख्या। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई। अब गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 522 हो सकती है। इसमें अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनीत कर सकेंगे। ये लोकसभा के रचना में सदस्यों का आपको विवरण दिया गया है। दूसरा बिंदु है सदस्य संख्या के बाद निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा के सभी निर्वाचित क्षेत्र एकल सदस्यीय रखे गए। तीसरा बिंदु आता है जब लोकसभा का चुनाव लड़ें तो उस व्यक्ति के लिए योग्यताएं क्या है, तो योग्यताओं क्रमशः मूल रूप से वह भारत का नागरिक हो, पहली विशेष योग्यता, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर पद धारण किए न हो। अगली विशेषता है योग्यता, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा दिवालिया न हो। रचना में अगला बिंदु है लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक हमारे संविधान के अनुसार 9 बार किया गया है। अगला बिंदु है अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं, और इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जब लोकसभा की बैठकें बुलाए तो 6 महीने से ज़्यादा का बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। अब है लोकसभा में पदाधिकारी मुख्य रूप से कौन होता है। एक अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से
इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई हो। संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन तथा भत्ते प्राप्त होंगे। अब अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। लोकसभा में अध्यक्ष को शक्तियां और कुछ कार्य करने को दिए गए। वह है, भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को लगभग वही अधिकार प्राप्त है जो ब्रिटेन लोक सदन के अध्यक्ष को है। इसके अध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां एक ही है। पहली शक्ति है, अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है पहला। दूसरा है, लोकसभा का समस्त कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। तीसरी शक्ति है इसकी, वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। प्रवर समितियों, सेलेक्ट कमिटीज के सभापतियों को वह नियुक्त करता है और इन समितियों के द्वारा उनके निर्देशों में ही कार्य किया जाता है। चौथी विशेषता और शक्ति है अध्यक्ष की, अध्यक्ष ही ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। पांचवी शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष की, संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके ही द्वारा होता है। तो आपको मैंने केंद्र सरकार का अर्थ परिभाषा, उसमें व्यवस्थापिका का गठन कैसे किया जाता है, यह आपको मैंने विस्तार से समझाया। अब इसका दूसरा सदन है व्यवस्थापिका का, जिसको राज्यसभा भी कहा गया है और इसका दूसरा नाम उच्च सदन भी है और स्थायी सदन भी है। स्थायी सदन इसलिए कहा गया है कि इसके सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो विस्तार से सुनिए। राज्यसभा की रचना या संगठन। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति। इसके संगठन में भी सदस्यों की संख्या कितनी होगी और क्या पद्धति है। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान समय में यह संख्या 245 ही है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। राज्य विधानमंडलों द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला बिंदु है संगठन में राज्यसभा के संगठन का सदस्यों की योग्यता क्या होगी। राज्यसभा के सदस्यों के लिए वही योग्यता है जो लोकसभा के सदस्यों के लिए है। अंतर केवल यह है कि लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष की आयु, किंतु राज्यसभा के सदस्यों के लिए यह आयु
30 वर्ष या उसको पूर्ण कर ली हो, अधिक की आयु होना आवश्यक है। अब ये राज्यसभा और लोकसभा के कार्यकाल का अंतर 6 वर्ष का है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के संगठन का चौथा बिंदु है, राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होंगे। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यसभा अपने सदस्यों में किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। तो आपको व्यवस्थापिका के बारे में विस्तार से समझ में आया होगा। धन्यवाद।